Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in our studies as well. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात की थी सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में। यानी कि हम लोगों ने जाना था कि किस तरह जो सोशलिज्म है वो यूरोप में आया है। ठीक है, सोशलिज्म में बहुत सारे लोग जैसे कि कार्ल मार्क्स, लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले हमने पढ़ा कि यूरोप में जो है लोगों की स्थिति क्या है। हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा 3 टाइप ऑफ लोगों के बारे में जो कि थे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। उससे भी पहले हमने ये पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया तो लोगों के मन में ऑल ओवर यूरोप टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, इन सब की भी अगर आप बात करें तो इन सब के दिमाग में एक चीज़ तो आ गई थी कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग चेंज ला सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया और ये यूरोप में भी सोशलिज्म लाने की बात चली। ठीक है, इसमें तो ये चीज़ बहुत तेज टॉपिक ये फैला, तो इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के लोग थे यूरोप में। ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ठीक है, और उसके बाद फिर डीएसटी हमने पढ़ा था कि सोशलिज्म के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हर एक इंडिविजुअल के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सोसाइटी उसे एज अ होल कंट्रोल करे। ये चीज़ें, ये आइडिया जो है प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, और रॉबर्ट ओवन जिन्होंने न्यू हार्मनी के नाम से एक कोऑपरेटिव स्टार्ट की थी इंडियाना यूएसए में। उसी तरह हमने जो है गुजुपी मजीनी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, गुजुपी मजीनी अगर आप लोगों को याद हो, इटली वाले जो थे वो नेशनलिस्ट थे और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सोशलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप के बारे में हमने पढ़ लिया था, और सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, बहुत सारी पार्टियां बननी स्टार्ट हो गई थी। ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट हम लोग अपने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सॉरी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है कि भाई रशिया में उस समय किस तरह का समाज था, कैसी उनकी इकोनॉमी थी, कैसी उनकी सोसाइटी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और आज हम लोग रशियन एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिला आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और अभी मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देते हुए ही चलूँगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स. Socialists took over the government in Russia through October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917, and the events of October are normally called Russian Revolution. यानी कि रिवॉल्यूशन रशिया में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो सारे इवेंट्स को अगर मिला दिया जाए तो हम उसे बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। देखो, फिर एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन आया था, एक फरवरी रिवॉल्यूशन आया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, मोनार्की का एंड हुआ था। तो ये जो जितने भी सर्कमटेंसेस हुए इन सबको मिला के बोला गया है द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में किस तरह रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रशियन एम्पायर के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ डिड दिस कम अबाउट, what were the social and political conditions in Russia when revolution occurred? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. यानी कि थोड़े समय पहले रशिया बिफोर द रिवॉल्यूशन कैसी थी, कैसा इकोनॉमी थी रशिया की, क्या क्या चीज़ें थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रशियन एम्पायर इन 1914. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. तो डिस्टेंट रशिया मतलब जो थी 1914 में रूल कौन कर रहा था रशिया को? तज़ार निकोलस सेकंड। ठीक है, अब देखो रशिया के अंदर जो है बहुत सारे पार्ट्स आते थे। ठीक है, मॉस्को और लातविया, फिनलैंड, ठीक है, लिथुआनिया, है ना, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड। तो ये सारी जो थोड़े थोड़े पार्ट्स थे सब रशिया के अंदर ही आते थे। ठीक है, यूक्रेन भी रशिया के अंदर ही आता था। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, अभी तो आपको ये बताया कि कौन कौन से स्टेट रशिया किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए अंदर चलता था, ठीक है। इट स्ट्रेच टू अ स्पेसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। तो ये सारे स्टेट जो है इसके अंदर ही आते थे। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैज़ ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए रशिया की रिलीजन की, यानी कि रशिया में कौन सा रिलीजन फॉलो होता था 1914 के समय में, तो डियर स्टूडेंट देखो रशिया में जो रिलीजन फॉलो होता था, पहले तो भाई रशिया मतलब अगर इंडिया की बात की जाए, सपोज मानो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में आपको कौन सा रिलीजन सबसे मेजॉरिटी में मिलता है? हिंदुज़म मिलता है ना। हिंदू लोग आपको इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं ना, क्योंकि इंडिया डिस्ट्रिक्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करता है जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, मेजॉरिटी। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट रशिया में जो रशियन लोग थे, वो जो ज़्यादा तक जो रिलीजन को वो लोग फॉलो करते थे वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ये रिलीजन जो है रशिया के ज़्यादातर जो रशियन लोग थे फॉलो करते थे, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये जो रिलीजन है ये ग्रो आउट हुआ था किससे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, ठीक है। तो वहाँ से इसकी जो है ग्रोथ आगे आगे बढ़ी थी। लेकिन भाई सिर्फ यही रिलीजन नहीं था, और लोग भी थे वहाँ, जैसे मुस्लिम्स भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, ये सारे लोग भी वहाँ थे, लेकिन बहुत कम कम मात्रा में थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो रशियन एम्पायर की अगर बात की जाए तो तज़ार निकोलस सेकेंड इसको पहले रूल कर रहा था 1940 के समय में और 1914 के समय में, और डियर उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे फिनलैंड, लातविया, है ना, ये पार्ट्स ऑफ पोलैंड, ये सब जो है इसी के अंदर आते थे। और फिर डी स्टूडेंट इसमें जो है जो रिलीजन रशिया के लोग फॉलो करते थे वो रिलीजन था आपका रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से आया था, ठीक है। और बहुत सारे और लोग भी रशिया में रहते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ रशिया में सिर्फ क्या कहते हैं रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रिलीजन फॉलो होता है, सिर्फ रशियन लोग ही रहते हैं, नहीं, मुस्लिम्स भी रहते थे और बुद्धिस्ट वगैरह भी रहते थे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी और सोसाइटी में, यानी कि अब हम देखेंगे कि रशिया की पहले इकोनॉमी और सोसाइटी में कौन कौन लोग होते थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इधर से। At the beginning of the 12th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. About 85% of Russian Empire's population earned their living from agriculture. तो देखो इसमें बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, अब देखो 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जो बहुत मेजॉरिटी पीपल थे रशिया में वो सारे एग्रीकल्चरिस्ट थे। एग्रीकल्चरिस्ट जिसमें वो लोग होते हैं जो खेती बाड़ी से अपना जो है घर चलाते हैं, ठीक है, तो वो लोग थे। तो रशिया में पूरा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका रशिया, उसमें 85% जो थे रशियंस वो जो है अपना जो है अर्न करते थे लिविंग एग्रीकल्चर से। दिस प्रपोर्शन वॉज हाइयर देन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, बिकॉज और कंट्रीज़ में क्या होता था 40-50% ऐसे होता था, लेकिन रशिया में 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से ही क्या करते थे, अपना एग्रीकल्चर से ही अपना जो है घर चलाते थे, ठीक है। For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grains. Obviously बात है डिस्टेंट रशिया मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स हो गई, क्योंकि वहाँ 85% लोग जो है एग्रीकल्चर से ही अपना पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। अब देखो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो थे आपको हर जगह दिख जाएगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ठीक है। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिटेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। अब देखो जो क्राफ्टमैन थे डिस्ट्रिक्ट रशिया के, वो लोग क्या करते थे, वो लोग भाई ज़्यादा तक जो है प्रोडक्शन अपने अंडर ही रखते थे, पर बहुत सारे लार्ज फैक्ट्रीज भी उनके साइड अलॉन्ग लग गई, क्राफ्ट शॉप्स के साइड अलॉन्ग। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s when Russia's railway network was extended. The foreign investment in industry increased, coal production doubled, and iron and steel output quadrupled. By 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number.
तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो थी सेटअप होने लगी 1890s के समय, और जो रशिया की जब रेलवे लाइन जो थी एक्सटेंड हुई थी, यानी कि रेलवे का नेटवर्क एक्सटेंड हो रहा था, तब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में लगते थे वो भी इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ भई, देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुए तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री क्या करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने की कोशिश करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने के लिए वो और मटेरियल मंगवाएगी, है ना। तो कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया था, और स्टील और आयरन का जो प्रोडक्शन था वो क्वाड्रपल्ड हो गया था, यानी कि 4 गुना बढ़ गया था। डबल का मतलब 2 गुना, और क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है 4 गुना, ठीक है। अब देखो 1900 तक क्या हुआ कि उसी सेम एरियाज़ में क्या हुआ, फैक्ट्री वर्कर्स लगभग इक्वल हो गए थे किसके, क्राफ्ट्समैन के। पहले तो रशिया में क्या था, क्राफ्ट्समैन ही क्राफ्ट्समैन दिखते थे, लेकिन जब जब इंडस्ट्रीज राइज होते गई तो कहीं ना कहीं वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन दोनों की जो क्वांटिटी वो थी वो सेम हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री यानी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज रेस्टोरेंट थी वो सारी क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसकी, इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। अब देखो जो गवर्नमेंट थी वो तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही थी, वो क्या चाह रही थी, उन्होंने फैक्ट्रीज़ में जो है बिल्कुल सुपरवाइज करती थी वो कि भाई मिनिमम वेजेस आप लोगों को बहुत अच्छी तरह वेजेस देने हैं, और लिमिटेड आवर्स तक ही वर्क कराना है लोगों को। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को 10-15 घंटे काम करा रहे हो और फिर उनको पैसे बहुत कम दे रहे हो। मतलब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें इंश्योर करती थी, लेकिन जो फैक्ट्री वर्कर है वो, मतलब फैक्ट्री के जो मालिक वगैरह हैं वो थोड़ा ना सुनेंगे गवर्नमेंट को, इसलिए वो लोग अपनी मर्जी से लोगों को ज़्यादा देर काम करा देते थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप। द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। यही चीज़ रेडिएशन गड़बड़ होती थी कि क्राफ्ट यूनिट और जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी वहाँ पे जो है कभी कभी क्या हो जाता था, वहाँ पे कभी कभी जो है आपका टाइम जो था 15 आवर्स तक चला जाता था, ठीक है, कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ें कंपैरिजन में आ रही थी, इसकी वजह से लोगों में जो है बहुत सारे केओस क्रिएट हो रहे थे कि भाई हम तो इतनी ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, ये लोग इतने कम देर काम कर रहे हैं, इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं रशिया में केओस पैदा होने लग गए थे, ठीक है। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डीरोमिट्रीज, ठीक है डियर। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, मतलब बहुत सारे केओस पैदा हो रहे थे, मतलब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होने लग गया था, क्योंकि भाई लोग ये डिस्टिंक्शन नहीं देख पा रहे थे ना कि क्या कहते हैं, भाई हम लोग कम ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो लोग कम काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है ना। तो ये लोग वो नहीं देख पाते थे, इसलिए डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केओस पैदा होने लग गए थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेजेस फ्रॉम विच दे कम। अब देखो, अब कंडीशन वर्कर्स की क्या होती थी डियर स्टूडेंट, वर्कर्स जो थे ना डिवाइडेड थे। रशियन इन सोसाइटी में अगर मैं बात करूँ तो वर्कर्स डिवाइडेड थे। कैसे डिवाइडेड थे, उन पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, बहुत सारे डिस्टिंक्शंस होते थे। पहला तो वर्कर में ये होता था कि विलेजेस वाला मामला डियर स्टूडेंट ये था कि कोई कोई वर्कर्स तो क्या थे, वो जो विलेज से आते हैं वो उसी विलेज में काम करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम सिटीज़ में सेटल हो जाएं, जहाँ पे इंडस्ट्री है वहीं पे हम लोग जाएं, वहीं पे सेटल हो जाएं, नहीं। वो लोग चाहते थे कि भाई हम लोग अपनी विलेज में, हम लोग अपने घर के पास रहें और वहीं पे काम करें, ठीक है। इसकी वजह से भी जो वर्कर्स थे उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और उनको कम पैसा दिया जाता था, ठीक है। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेजेस फ्रॉम विच दे कम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। अब देखो वर्कर्स स्किल से भी डिवाइडेड थे। मेटल वर्कर को ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता था और उनको ज़्यादा वेजेस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंट आपके और अदर वर्कर जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते थे, ठीक है। तो मतलब स्किल्स में भी डिवाइडेड थे, ठीक है। स्किल्स में भी आपका डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि भाई उनका ऑक्यूपेशन जो है ज़्यादा ट्रेनिंग मांगता है। ऑब्वियसली बात है डिएशन, आपको अगर गोल्ड का अच्छी तरह ज्वेलरी बनानी है तो आपको आना चाहिए गोल्ड को कैसे आपको करना है, कैसे आपको अच्छी तरह गोल्ड को पिघला के उसको उस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आनी चाहिए और इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग लगती है ना।
तो डियर स्टूडेंट इसलिए जो है मेटल वर्कर्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता था और मेटल वर्कर्स को और अदर वर्कर्स में जो है डिस्टिंक्शंस किए जाते थे और डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं वुमेन मेड 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914 बट दे वर पेड लेस देन मैन बिटवीन हाफ 3/4 ऑफ मैन वेजेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं वुमेन्स भी 31% फैक्ट्री का इंडस्ट्री का बनाती थी, लेबर वर्क करती थी, सेम वही काम करती थी जो मैन भी करता था, लेकिन वुमेन्स को कम पैसा दिया जाता था, यानी कि हाफ या फिर 3/4 ऑफ मैन वेज इतना वुमेन्स को दिया जाता था। ठीक है, तो अब वुमेन्स भी एंग्री हो गई है ना, तो यही सारी कुछ कुछ कंडीशंस थी जो कि रशिया में धीरे धीरे केओस क्रिएट कर रही थी। ठीक है, अब देखो डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब देखो इन सब चीज़ों में तो डिस्टिंक्शंस था ही, लेकिन ड्रेस और मैनर में भी था, किस तरह एक वर्कर कैसी ड्रेस पहन के आ रहा है, किस तरह उसका मैनर है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती थी। ठीक है, सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन विथ हेल्प टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप बट सच एसोसिएशन वर वेरी फ्यू। अब कोई कोई वर्कर तो भाई दयालु थे, वो लोग क्या करते थे भाई, कभी किसी को बेरोजगारी आ गई तो उसको थोड़ा काम दिलाते हैं ना, लेकिन ऐसी एसोसिएशन जो थी ये लोग बहुत, ये वाली एसोसिएशन बहुत कम थी, है ना। तो भाई इतना मतलब रशिया में जो है कहीं ना कहीं केओस ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी, मतलब इतने सारे डिस्टिंक्शंस थे, तो ऑब्वियसली बात है लोग खुश तो होंगे नहीं, लोग नाराज़ ही होंगे, है ना। तो यही नाराज़गी लोग धीरे धीरे दिखाने लगे। अब देखते हैं क्या क्या हुआ आगे। Okay. Despite divisions, workers did unite to strike stop work when they disagreed with employers about dismiss और work conditions. तो ये सारे डिविजन्स के बावजूद भी जो वर्कर्स थे उन्होंने जो है स्ट्राइक वर्क यानी कि उन्होंने वर्क को स्टॉप करने की कोशिश की और डिसएग्री भी करा उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, क्योंकि भाई उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी, है ना। उनका जो मेन नारे होते थे ना, जब भी वो स्ट्राइक करते थे कुछ भी करते थे, जो उनका मेन नारा होता था वो यही होता था कि भाई हमारी पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, हमारे साथ आपने अच्छी चीज़ नहीं करी, हमें आप कम पैसा दे रहे हो, उनको ज़्यादा दे रहे हो, है ना। तो यही सारी चीज़ें उनकी चलती थी, क्योंकि वर्कर्स की कंडीशन में बहुत ख़राब थी। प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स रहती थी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। These strikes took place frequently in textile industry during 1896 to 1897 and in metal industry during 1902। तो भाई इतनी ज़्यादा ये स्ट्राइक जो थे कहीं ना कहीं टेक प्लेस कर रही थी। ठीक है, इन कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब आते हैं पीजेंट्स में। ये पीजेंट बेचारे चुप कैसे बैठ गए आपको ये लग रहा होगा, क्योंकि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पीजेंट्स का इतना नाम आया था, भाई उनको ताइट्स और तिट्स मतलब टैक्स पे करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें थी, है ना। पीजेंट का बहुत नाम आया था, लेकिन भाई रशियन रिवॉल्यूशन में पीजेंट कैसे शान बैठ गए, यही आप लोग सोच रहे होगे। मत सोचो, आ गए पीजेंट लाइन में। चलो पढ़ते हैं पीजेंट में क्या है मामला पीजेंट्स का। देखो पीजेंट जो थे ना रशिया के, वो और अलग पीजेंट, मतलब जैसे और यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, जर्मनी ब्रिटेन वगैरह, इनकी तरह बिल्कुल ऐसे नहीं थे साधारण और सरल, नहीं। ये पीजेंट जो थे इनकी पता नहीं नोबल्स से क्या दुश्मनी थी, ये नोबल्स को ही मार देते थे। आइए डिस्ट्रेंट हम लोग पढ़ते हैं क्या होता था। तो डिस्ट्रेंट इन अ कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। अब देखो डिस्ट्रेंट जो पीजेंट थे वो मतलब ज़्यादा, मैंने बताया ना आपको 85% जो थे पीपल रशिया में वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि एग्रीकल्चर से अपना धंधा चलाते थे वो लोग, अपना लिविंग मतलब लिविंग जो भी वो कर रहे हैं रह रहे हैं, उनका जो घर चल रहा है वो सारा एग्रीकल्चर से ही चलता था। अब डियर स्टूडेंट पीजेंट जो है ज़्यादा तक लैंड कल्टिवेट करते थे, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉपर्टी थी वो कौन ओन करता था, वो ओन करता था डियर स्टूडेंट आपके चर्च वाले लोग, क्राउन यानी कि आपका तज़ार, और कहीं ना कहीं नोबल्स, ये सारे लोग जो है ओन करते थे। लाइक वर्कर्स पीजेंट वर टू डिवाइडेड। अब देखो डियर स्टूडेंट वर्कर्स की तरह पीजेंट भी डिवाइडेड थे। वर्कर्स डिवाइडेड थे ना, वुमेन मैन और मेटल वर्कर्स अदर वर्कर्स, ये सारे डिस्टिंक्शन थे ना वर्कर्स में, सेम इसी तरह पीजेंट में भी है। चलिए पढ़ते हैं पीजेंट के बारे में। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस। अब देखो डियर स्टूडेंट पीजेंट जो था रिलीजियस बहुत थे, यानी कि अपने रिलीजन के प्रति उनके अंदर बहुत श्रद्धा थी। ठीक है,
बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। लेकिन कुछ कुछ केसेस में बता रही हूँ ना, नोबिलिटी से बहुत चिढ़ते थे वो लोग उनकी मांग हमेशा डिस्ट्रिक्ट यही रहती थी कि भाई जो लैंड आप नोबल्स को दे रहे हो वो लैंड हमें दे दो, ये इनकी मांग रहती थी। और नोबल्स से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। चर्च वाले लोग क्या तो लैंड में काम करते थे, उनको रेंट भी पे करते थे, लेकिन नोबल्स से बहुत चिढ़ते थे। ये नोबल्स कभी कभी जब रेंट भी मांगने आते थे ना चुपचाप से, तो भाई रेंट ये देते नहीं थे, और कभी कभी तो एक्सट्रीम सिचुएशन में ये उनका मर्डर भी कर देते थे। ठीक है डिस्ट्रिक्ट, इतने हद तक जो है पीजेंट जो है गिर जाते थे। ठीक है, क्योंकि इनको नोबल्स के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ठीक है, नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू तजार। अब देखो जो नोबल्स थे डिस्ट्रिक्ट, ये लोग, इनको पावर कहाँ से मिलती होगी? ऑब्वियसली बात है भाई, राजा का कहना मानेंगे, राजा फल देगा इनको, है ना। तो वही चीज़ होता था इनके साथ, मतलब ये राजा का कहना वहना मानते थे और राजा इनको फल देता था, यानी कि लैंड वगैरह देता था, पोजीशन पावर वगैरह देता था। ठीक है, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, यानी कि लोकल लोगों के, मतलब लोगों ने नहीं चुना था नोबल्स को उनकी पोजीशन और पावर सिर्फ वो जब वो तजार के लिए अच्छे काम करते थे तभी मिलती थी। ठीक है, दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। अब देखो ये फ्रांस रिवॉल्यूशन से बिल्कुल कनेक्ट मत करना इसको, क्योंकि भाई फ्रांस रिवॉल्यूशन में जो पीजेंट थे वो नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे और उनके साथ खड़े होकर कभी कभी अपनी मांगे भी पूरी करवाते थे। लेकिन यहाँ पे रशिया में बिल्कुल उल्टी चीज़ थी, यहाँ पे नोबल्स की एक रत्ती तक रिस्पेक्ट नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ पे नोबल्स की डिसीजन बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। ठीक है, इन रशिया पीजेंट वांटेड अ लैंड द नोबल्स टू बी गिवन, पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। वो लोग यही चाहते थे कि भाई नोबल्स का जो लैंड है वो उनको मिले। चर्च से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको क्राउन से कोई दिक्कत नहीं थी, उनको दिक्कत थी सिर्फ नोबल्स से। वो लोग चाहते थे कि भाई नोबल्स को लैंड दे के आप बर्बाद क्यों कर रहे हो, सीधे हमें लैंड दो, है ना। तो वो लोग ये चाहते थे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि नोबल्स का मर्डर भी कर देते थे वो लोग, और रेंट भी पे नहीं करते थे। जो किसान नोबल्स के मतलब कहीं ना कहीं नोबल्स का जो एरिया है, यानी कि नोबल्स का जो प्रॉपर्टी है उसमें लैंड कल्टीवेट करते थे, वो लोग कभी कभी जब नोबल्स रेंट मांगने आते थे तो रेंट नहीं देते थे और एक्सट्रीम सिचुएशन में उनका मर्डर भी कर देते थे। तो ऐसे मर्डर जो थे डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, है ना। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन लार्ज स्केल इन साउथ एशिया रशिया एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, यानी कि 1905 तक ये मर्डर्स जो थे बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ गए थे। रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे, they pooled their land together periodically and their commune meat divided according to their needs of individual families। रशियन पीजेंट जो था डिफरेंट थे यूरोपियन पीजेंट से, क्योंकि उनका जो लैंड थे वो एक साथ सबको जोड़ दिया जाता था और फिर मतलब जैसे देखो तीन लोगों की फैमिली है तो 3 लोगों की फैमिली को कम लैंड मिलेगा, उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसे ही अगर ज़्यादा लोगों की फैमिली तो उनको ज़्यादा लैंड मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके लैंड डिवाइड कर दिए जाते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप, जो कि डिस्टेंस में आपको करवाऊंगी अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बिकॉज आज के लिए हमने बहुत सारे टॉपिक जो है समझ लिए हैं। अब हमने जो बाकी के टॉपिक्स हैं जैसे सोशलिज्म इन रशिया और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, ये सारे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।